हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 23 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ सजेशंस दिए हैं रिगार्डिंग द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। पहला ये इन्होंने बोला है जो नॉन पर्सनल डेटा है उसको भी इंक्लूड किया जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो भी इंक्लूड किया जाए, और तीसरा ये कि सारे सोशल मीडिया को यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर तीन सजेशंस तो यहीं दिख रहे हैं, टू इंक्लूड नॉन पर्सनल डेटा एंड डेटा कलेक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड ट्रीटिंग ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब इस कमेटी को कौन चेयर कर रहा था? तो इट वॉज चेयर्ड बाई पीपी चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके बाद बहुत ज़रूरत हो गया है जो डिजिटल प्राइवेसी इंडिविजुअल्स की उसको सेफगार्ड किया जाए। तो उसके लिए एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो वही रूल बेस्ड फ्रेमवर्क लेकर आया जा रहा है इस बिल के उसमें। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में पहली बात मैंने आपको बता दी कि इसमें नॉन पर्सनल डेटा को भी इंक्लूड करने की बात की गई है। बाकी यहाँ पर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी यहाँ पर पर्सनल डेटा को भी देखेगी, और यहाँ पर नॉन पर्सनल डेटा के लिए भी एक ही अथॉरिटी होगी जो कि यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होने वाली है। जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को ये भी लगता है कि अगर आपको कोई पॉलिसी लीगल फ्रेमवर्क लेकर आना है रिगार्डिंग द नॉन पर्सनल डेटा, तो वो आप इसी लेजिस्लेशन में लेकर आना, उसके लिए आप कोई नया लेजिस्लेशन मत बनाना। एंड फॉर दिस द जेसीपी फील्स दैट फर्दर पॉलिसी लीगल फ्रेमवर्क और नॉन पर्सनल डेटा इन फ्यूचर शुड बी मेड पार्ट ऑफ दिस लेजिस्लेशन एंड नॉट अ सेपरेट लेजिस्लेशन। इसके अलावा यहाँ पर नॉन पर्सनल डेटा में फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल डेटा बेसेस आ जाएंगे। इसके अलावा इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनोनिमाइज्ड पर्सनल डेटा अंडर द प्रपोज चेंजेस, मतलब जिस डेटा के अकॉर्डिंग आप किसी को आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर उसको नॉन पर्सनल डेटा में इंक्लूड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द डिजिटल सॉफ्टवेयर कंपनीज, जो जेसीपी है बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की कंपनीज है, उनको भी जो वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर जो लेजिस्लेशन है वो तो बात नहीं करता कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर आप कैसे रेगुलेट या मॉनिटर करोगे, लेकिन यहाँ पर डीपीओ को बोला गया कि आप यहाँ पर रेगुलेशंस बनाओगे टुवर्ड्स डेटा हैंडलिंग बाय हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड रिलेटेड एंटिटी। तो यहाँ पर जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो रेगुलेशंस बनाएगी रिगार्डिंग डेटा हैंडलिंग बाय द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स। बाकी यहाँ पर इंटेग्रिटी होनी चाहिए हार्डवेयर इक्विपमेंट की, ताकि कोई भी ब्रीच ना हो सके पर्सनल डेटा का। सारे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं उनको यहाँ पर पब्लिशर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब उनके प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट आता है तो उसके लिए वो अकाउंटेबल होंगे। तो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर पब्लिशर्स की तरह ट्रीट करने की बात की जा रही है, ना कि इंटरमीडियरीज की तरह। तो ये इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच डू नॉट एक्ट एज इंटरमीडियरीज बी ट्रीटेड एज पब्लिशर्स एंड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द कॉन्टेंट दे होस्ट। बाकी यहाँ पर जो भी कंटेंट उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी उसके लिए कि यहाँ पर एक बॉडी भी बनाने की बात की गई है, तो एक स्टैट्यूटरी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, मे बी सेटअप फॉर रेगुलेशन ऑफ कंटेंट ऑन सच प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा डीपीए में बी वेस्टेड विद सम एवेन्यू टू मेक रेगुलेशंस। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि कुछ फॉर एग्जांपल एक थ्रेशोल्ड रख देना कि जहाँ पर इससे कम डेटा कलेक्ट हो रहा है तो उनके ऊपर ये सारे रूल्स अप्लाई नहीं होंगी। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि जो एमएसएमईज है, अगर आप उनको स्टार्टिंग से ही इतने ज़्यादा रूल से कंप्लाई करने के लिए बोल दोगे तो उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनको आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए यहाँ पर कुछ एमएसएमईज को इन रूल्स को कंप्लाई नहीं करना होगा। तो फॉर दिस पर्पस द डीपीए मे बी वेस्टेड विद सम एवेन्यूज टू मेक रेगुलेशन टू ग्रांट एक्सेप्शंस टू डेटा फिड्यूशरीज बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड विद द पर्पस टू नॉट हैम्पर द ग्रोथ। तो ऐसी जो फर्म्स है उनकी ग्रोथ के हैम्पर ना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी फर्म को अगर इतने सारे रूल से कंप्लाई करना होता है तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसके चलते जो ग्रोथ है वो हैम्पर होती है, ऐसा ना हो। इसीलिए कुछ एमएसएमईज जो है उनके ऊपर ये सारे रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। डीपीए मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इनटू अकाउंट, अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है तो सबसे पहले डीपीए देखेगी कि क्या डेटा ब्रीच हुआ है और इसका हार्म कितना है। उसके बाद ही यहाँ पर जो डेटा फिड्यूशरी है वो इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्म करेगा। तो पहले डीपीए को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्म करना है। बाकी यहाँ पर कमेटी ये बिलीव करती है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी एजेंसी को बाहर कर सकती है इस एक्ट से, मतलब उसको अब इतने सारे रूल्स से कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। द कमिटी वॉज बिलीव टू बी एग्रीएबल टू एन एनहेंस रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स लाइक ट्रांसफर ऑफ डेटा। अगर यहाँ पर डेटा को कहीं बाहर ट्रांसफर करने की बात की जा रही है तो इसमें जो फाइनल जजमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल थोड़ा बढ़ा दिया गया इन मैटर्स लाइक ट्रांसफर ऑफ डेटा आउटसाइड द कंट्री, वाइल दिस विल अलाउ द गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस टू द डीपीए। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो डीपीए को डायरेक्शंस दे सकती है कि डेटा जो है वो यहाँ पर कंट्री से बाहर स्टोर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं पर भी अगर डीपीए को डायरेक्शंस दिए कि इस कंडीशन में यहाँ पर जो डेटा है वो कंट्री से बाहर स्टोर किया जा सकता है, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स में ये सारी बातें गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ने कब कब डायरेक्शंस दिए थे डीपीए को ऐसा करने को। इट इज़ बिलीव टू बी ऑफ द व्यू दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोशिश करे है जो डेटा लोकलाइजेशन हो, बेसिकली जो डेटा इंडिया का है वो इंडिया में ही स्टोर हो। अंडर दिस लेजिस्लेशन आर फॉलोड इन लेटर एंड स्प्रेड बाय ऑल लोकल एंड फॉरेन एंटिटीज़। इसके अलावा जो फॉरेन एंटिटीज़ है वो भी इंडियन से रिलेटेड डेटा इंडिया में ही स्टोर करें
उसके लिए हमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए जब तक ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया। द कमिटी वाज बिलीव टू बी एग्रीएबल टू एन एनहेंस्ड रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रोल को बढ़ाया गया इन मैटर्स लाइक ट्रांसफर ऑफ डेटा आउटसाइड द कंट्री। तो यहाँ पर कंट्री से बाहर अगर डेटा ट्रांसफर किया जाएगा तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डीपीए को डायरेक्शंस दे सकती है। इसके अलावा जो पॉलिसी उसकी भी बात कर सकती है कि कब डेटा यहाँ पर बाहर स्टोर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जब जब यहाँ पर डीपीए को डायरेक्शंस दी होगी वो सब गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और बाकी डेटा लोकलाइजेशन की कोशिश करेंगे ही, जो इंडिया का डेटा है वो बेसिकली इंडिया में ही स्टोर हो। अब यहाँ पर अपोजिशन का क्या कहना है, तो एक क्लॉज है जो कि अलाउ करता है यूनियन गवर्नमेंट को, किसी भी एजेंसी को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट कि उसको इस लॉ के परव्यू में नहीं रखा जा रहा। फॉर एग्जांपल UIDAI का ये कहना है कि उसको इस लॉ के परव्यू में ना रखा जाए। तो वैसे ही जो यूनियन गवर्नमेंट उसके पास ये पावर होगी कि किसी भी एजेंसी को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसके ही बारे में अपोजिशन लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को अनब्रिडल्ड पावर्स दी जा रही हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बच्चा था जिसको IIT बॉम्बे में सीट तो मिल गई थी, लेकिन वो फ़ी नहीं सबमिट कर पाया था। कोई एरर शो हो रहा था और लास्ट जो डेट थी वो निकल गई थी और वो फ़ी नहीं सबमिट कर पाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है दैट ऑर्डर्ड अथॉरिटीज़ टू क्रिएट अ सीट फॉर हिम इन IIT बॉम्बे वेयर ही वॉज डिनाइड एडमिशन ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच। तो एक टेक्निकल ग्लिच के चलते वो अपनी फ़ी नहीं सबमिट कर पाया और जिसकी वजह से जो उसकी एक्सेप्टेंस फीस थी वो सबमिट नहीं हो पाई, उसका पेमेंट जो है वो रुक गया और उसकी वजह से उसको एडमिशन मिलने से डिनाई कर दिया गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर आर्टिकल 142 का यूज़ किया है। तो आर्टिकल 142 में जो एपेक्स कोर्ट है वो ऑर्डर्स पास कर सकता है अगर यहाँ पर एपेक्स कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट जस्टिस देने के लिए मुझे ये ऑर्डर पास करना जरूरी है। तो इन्वोकिंग आर्टिकल 142 विच इनेबल्स द एपेक्स कोर्ट टू पास ऑर्डर्स एज इट नेसेसरी टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। तो कभी कभी कंप्लीट जस्टिस में ऐसे कुछ जजमेंट्स देने पड़ते तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना आर्टिकल 142 यहाँ पर इन्वोक करता है। तो इन्वोकिंग आर्टिकल 142 विच इनेबल सॉरी invoking Article 142 which enables the apex court to pass orders as is necessary to ensure complete justice in a pending matter. The bench asked the authorities to handle the case with a humanitarian approach and pointed out only bureaucracy was standing in the way. तो आपको बस आर्टिकल 142 पता होना चाहिए कि आर्टिकल 142 इंश्योर करता है जो एपेक्स कोर्ट है वो ऑर्डर्स दे सकती है अगर उसको लगता है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए इन ऑर्डर्स को देना ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी केरला में जो बर्थ रेट है वो फॉल हो रहा है, यहाँ पर डेटा उसका दिया गया, हम देख लेते हैं। जैसे कि 2010 में 5.46 लाख था, फिर और कम होता गया और 2021 में 2.17 लाख है, मतलब 2020 से बिल्कुल आधा हो गया। अब उसके रीज़न तो नहीं दिए गए कि क्यों इतना आधा हो गया, पर यहाँ पर एक फैक्ट ये बताया गया केरला हैज़ बीन रजिस्टरिंग 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर केरला में जो भी बर्थ होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है बोथ इन रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़। और लगभग 98.9% केरला में डिलीवरीज जो होती है वो होती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी सेंटर, क्योंकि हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था which allowed the Delhi government to curtail supplies of existing fair price shop owners। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ पर हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी थी कि यहाँ पर जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनकी सप्लाईज को आप कम करके यहाँ पर डाइवर्ट कर सकते हो फॉर द होम डिलीवरी ऑफ द राशंस। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर एपेक्स कोर्ट में गई सेंट्रल गवर्नमेंट। द एपेक्स कोर्ट हैड नोटेड दैट द केस इज स्टिल पेंडिंग। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये बोला जो केस है वो अभी भी यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो पहले यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट मैटर डिसाइड कर ले, उसके बाद आप यहाँ पर आना। तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक हैड रिफ्यूज टू एंटरटेन the center's petition challenging the High Court order issued last month, which allowed the Delhi government to curtail supplies of existing fair price shop owners to divert the same for home delivery of ration. The apex court had noted that the case is still pending with the High Court and requested the letter to decide the matter. तो यहाँ पर हाई कोर्ट को भी बोला गया कि पहले आप पूरा मैटर डिसाइड कर लो, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आना। आप ऐसे बीच में हेयरिंग में ये नहीं बोल सकते कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल करने जा रहे हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये पोल्यूशन के चलते स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। अब 1971 तो बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, तो मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर यहाँ पर बांग्लादेश को लिबरेट कराया था। अब यहाँ पर एक कमल पुष्प किसकी है, तो ये बीजेपी की ऐप है, तो नमो ऐप जैसे ही यहाँ पर कमल पुष्प ऐप है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये क्या है, हर घर दस्तक ये कैंपेन है ताकि यहाँ पर वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाया जा सके। तो हेल्थ मिनिस्ट्री इज इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव मेथड्स टू मेक द हर घर दस्तक कैंपेन टू इंक्रीज वैक्सीनेशन। तो हर घर दस्तक आपको पता चल गया है, ये कमल पुष्प पता चल गई, और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो था हमने डिस्कस कर लिया। अब पाकिस्तान ने बोला है कि हम इंडिया को अलाउ करेंगे जो हम 50,000 मेट्रिक टन ऑफ वीट यहाँ पर अफगानिस्तान को भेजना चाहते हैं, तो पाकिस्तान अपना लैंड रूट हमें अलाउ कर देगा ताकि ये जो है हम भेज सकें टू द अफगानिस्तान।
जो करेंटली पाकिस्तान है वो सिर्फ अफगानिस्तान से तो अलाउ करता है कि जो गुड्स हैं वो इंडिया को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन टू वे ट्रेड नहीं अलाउ करता। मतलब इंडिया तो अपने गुड्स नहीं भेज सकता अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान है वो वाया पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया में अपने गुड्स भेज सकता है। तो करेंटली पाकिस्तान ओनली अलाउज अफगानिस्तान टू एक्सपोर्ट गुड्स टू इंडिया बट डज नॉट अलाउ एनी टू वे ट्रेड थ्रू द बॉर्डर क्रॉसिंग। आगे चलते हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने पहले ये डिसीजन लिया था कि ये 3 कैपिटल्स बनाएंगे, एक बनाएंगे लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती में, एक बनाएंगे एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम में, और एक बनाएंगे जुडिशियल कैपिटल करनूल में। ठीक है, पर अब ये लोग इस बिल को वापस ले रहे हैं, कह रहे हैं अब हम नया बिल लेकर आएंगे। तो इनका जो 3 डिफरेंट स्टेट कैपिटल्स था, ये इसीलिए 3 स्टेट कैपिटल्स बनाना चाहते थे क्योंकि इनको ये लगता था कि फॉर एग्जांपल एक ही कैपिटल बनती तो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट होता है वो उसी एरिया के अराउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में चले जाओ तो ज़्यादातर आपको डेवलपमेंट लखनऊ के एरिया में दिखेगा। तो इस वजह से इन्होंने बोला था कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं ताकि जो डेवलपमेंट हो वो बैलेंस डेवलपमेंट हो सके। तो he added that the decision to have 3 capitals was to ensure equitable and balanced development of all regions of the state। लेकिन अब इन्होंने इस बिल को वापस ले लिया, उसके बाद ये जो भी डिसीजन लेंगे वो हम देख लेंगे। अब यहाँ पर नवाब मलिक यहाँ पर कोई मिनिस्टर है, वो समीर वानखेड़े के बारे में कुछ ट्वीट कर रहे होंगे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक ये बात बोली है, रेपुटेशन ऑफ वन कांट बी अलाउड टू बी क्रूसीफाइड एट द ऑल्टर ऑफ द अदर्स राइट ऑफ फ्री स्पीच। अब अगर किसी दूसरे का फ्री स्पीच है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने फ्री स्पीच के चलते किसी दूसरे की रेपुटेशन को खराब कर दे। तो ये हर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होता है। लेकिन जहाँ पर पब्लिक ऑफिशियल्स की बात आ जाती है, बट इट हेल्ड दैट इन केस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स जो राइट टू प्रिवेसी होता है वो तब अवेलेबल नहीं होता है अगर जो आपके एक्ट्स हैं वो आपने तब किए जब आप यहाँ पर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोर्ट सेड रेपुटेशन ऑफ वन कांट बी अलाउड टू बी क्रूसीफाइड। यहाँ पर किसी की रेपुटेशन जो है उसको किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाई जा सकती किसी दूसरे के राइट टू फ्रीडम को लेकर, राइट ऑफ फ्री स्पीच को लेकर। लेकिन यहाँ पर कोई पब्लिक ऑफिशियल है और उसने कुछ ऐसे पब्लिक एक्ट्स किए तो वहाँ पर जो उसका राइट टू प्राइवेसी है वो अवेलेबल नहीं होता है। बट इट हेल्ड दैट इन केस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्स एंड कंडक्ट रिलेवेंट टू डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। आगे चलते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि पंजाब में अगर उनकी सरकार आती है तो वो हर महिला को 1000 रुपये देंगे हर महीने। तो प्रॉमिसिंग टू ट्रांसफर ₹1000 पर मंथ इनटू द अकाउंट ऑफ एवरी वुमेन इन पंजाब इफ ऑफ इज वोटेड टू पावर इन द नेक्स्ट ईयर्स असेंबली पोल। यहाँ पर देखा जाए तो कितनी महिलाएं वोटर हैं लोकसभा पोल्स के अकॉर्डिंग पंजाब में, तो 96.19 लाख वुमेन वोटर्स हैं पंजाब में। 2019 लोकसभा पोल से ये बात पता चलती है। बाकी हम आगे चलते हैं। ये आर्टिकल हम बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे। द पंजाब अपॉर्चुनिटी ये भी नहीं डिस्कस करेंगे। A question of dignity. Second phase of Swachh Bharat mission must focus on welfare of sanitation workers. Sanitation work in country is inextricably tied with caste-based occupational roles. अब according to the author, मतलब ऑथर ने बेसिकली डेटा के अकॉर्डिंग ही बताया है कि यहाँ पर जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो आपको ज़्यादातर एससी कम्युनिटी से मिलेंगे या तो एसटी कम्युनिटी से मिलेंगे। तो बल्क ऑफ सच वर्क इज़ डन बाय पीपल फ्रॉम एससी कम्युनिटीज़ एंड एसटी कम्युनिटीज़। सैनिटेशन वर्कर्स को बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है, इवन अनटचेबिलिटी का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सबसे स्टिग्मेटाइज जॉब है अगर सैनिटेशन वर्कर की लो। और इसमें सबसे ज़्यादा तो मैनुअल क्लीनिंग वाले जो वर्कर्स हैं उनको ऐसे स्टीरियोटाइप कर दिया गया, उनको अनटचेबिलिटी के साथ ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 का, उसके बाद भी ये जो प्रैक्टिस है ये आज भी चल रही है। आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है। जो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो डायरेक्टली तो एंगेज नहीं होती मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये सब कॉन्ट्रैक्शन के रूप में आज भी चल रही है। लगभग यहाँ पर एक डेटा दिया गया 6th इकोनॉमिक सेंसस 2013 का, जिसमें ये पता चल रहा है कि 1.7 लाख रिकॉर्डेड बिजनेसेस हैं जो कि वाटर सप्लाई, सीवेज, इन सब का काम करते हैं, जिसमें से जो 82% बिजनेसेस है वो प्राइवेट सेक्टर में है और वो मैनुअल स्कैवेंजिंग में यहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बात की जा रही जो सैनिटेशन वर्कर उसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन के चलते जब यहाँ पर सैनिटेशन वर्कर की डिमांड बढ़ रही है और यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे डेटा के 2019 के डेटा से यह पता चलता है जो 65% हाउसहोल्ड्स है कंट्री में वहाँ पर टॉयलेट्स है और सेप्टिक टैंक्स और पिट्स भी है। These figures underscore the need to augment the sanitation value chain। तो इसके बाद सैनिटेशन वैल्यू चेन को ऑगमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की तरफ बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी सेफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का, यहाँ पर सैनिटरी टॉयलेट्स बनाने की बात की जाने, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एफर्ट्स लिए जाने चाहिए और साथ में यहाँ पर जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए भी वेलफेयर मेजर्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं उन सैनिटेशन वर्कर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो उसके लिए एक स्कीम लेकर आए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो यहाँ पर जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की बात की गई है। उनको वन टाइम कैश असिस्टेंस दिया जाएगा, लोन्स दिए जाएंगे, सब्सिडी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जाएगी यहाँ पर जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनकी।
नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज बिल्डिंग कैपेसिटीज एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल। इसके अलावा जो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस है वो क्या कर रही है वो लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मैकेनाइज डीस्लजिंग ट्रक्स की बात की जा रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सैनिटेशन वर्कर्स को। तो यहाँ पर सैनिटेशन का मैकेनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करना चाहते हैं। तो मैकेनाइजेशन ऑफ सैनिटेशन विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद डिसेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ वायलेशंस ऑफ सैनिटेशन प्रोटोकॉल्स। और कहीं भी इसका वायलेशन होता है तो उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी, तभी यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया। सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उसमें ज़्यादातर जो लोग एंगेज होते हैं वो SC/ST कम्युनिटी से आते हैं और उनको बहुत सारे स्टिग्मा झेलना पड़ता है, अनटचेबिलिटी झेलनी पड़ती है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 जो है वो बात करता है कि यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरीके से प्रोहिबिट करना, लेकिन प्रैक्टिस आज भी चल रही है। गवर्नमेंट तो डायरेक्टली इंगेज नहीं होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं, प्राइवेट बिजनेसेस, वो सब कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये काम कराते हैं। और जो सैनिटेशन वर्कर्स की डिमांड है वो वैसे भी बढ़ रही है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। लेटेस्ट नेशनल सैंपल सर्वे डेटा से ये पता चला है जो 65% हाउस होल्ड्स हैं उनमें टॉयलेट्स और सेप्टिक टैंक्स और पेट्स हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है हमें मैकेनाइज क्लीनिंग की तरफ बढ़ने की। इसके अलावा यहाँ पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम भी है कि यहाँ पर जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स उनको रिहेबिलिटेट कराया जाए, उनको स्किल्स दी जाए, उनको लोन्स दिए जाएँ ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके और उनको किसी और सेक्टर में यहाँ पर नौकरी मिल सके। आगे हम चलते हैं। द रेवलेशन दैट चाइना वॉज कंस्ट्रक्टिंग, चाइना क्या कर रहा है, चाइना एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी बना रहा था पोर्ट ऑफ खलीफा इन द UAE। और ये बात यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी नहीं पता थी। USA ने बताया कि चाइना यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना रहा है। तो द रेवलेशन दैट चाइना वॉज कंस्ट्रक्टिंग अ सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी एट द पोर्ट ऑफ खलीफा इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कन्फर्म्स बोथ बीजिंग्स ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक एम्बिशन। तो हमें ये क्या पता चल रहा है, यहाँ पर जो चाइना उसका स्ट्रेटेजिक एम्बिशन बढ़ रहा है और यहाँ पर जो चाइना है वो अपने मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से ये पता चला US गवर्नमेंट ने यहाँ पर फिर UAE अथॉरिटी से बात की कि यहाँ पर चाइना एक मिलिट्री बेस बना रहा है। उसके बाद UAE अथॉरिटीज़ ने सारी कंस्ट्रक्शन को हॉल्ट कराया। मतलब यहाँ पर चाइना जो है वो पोर्ट ऑफ खलीफा में यहाँ पर बेस बना रहा है और यहाँ पर UAE की गवर्नमेंट को ही नहीं पता है। तो UAE सब्सिक्वेंटली halted the project and claimed that it did not know about China's military infrastructure development। तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को पता ही नहीं था कि चाइना यहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी जो बीजिंग है, पहले बीजिंग चाहता था कि फॉरेन मिलिट्री बेसेस नहीं होने चाहिए, फिर यहाँ पर बीजिंग बात करता था कि सॉवरेनिटी होती है, कंट्री के नेशनल सेंटीमेंट होता है। लेकिन जब चाइना की इकोनॉमिक माइट बढ़ी तो चाइना खुद के फिर यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने लग गया। तो पहले जब USA बनाता था तो चाइना उसके अगेंस्ट था, नहीं यहाँ पर फॉरेन मिलिट्री बेसेस नहीं होने चाहिए। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स एज चाइना हैज बिकम मोर असर्टिव एंड एज शी जिनपिंग इट हैज यूज्ड ऑल द टूल्स एट इट डिस्पोजल टू गेन अ फुटहोल्ड इन स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट एरियाज। 2017 में यहाँ पर PLA ने अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया, वो बनाया था जिबूती में। उसके बाद यहाँ पर इसने मिलिट्री बेस बोलना बंद कर दिया। फिर यहाँ पर चाइना बोलता है डुअल यूज स्ट्रैटेजी के लिए हम बना रहे हैं, फ्रॉम गोडार एंड कराची इन पाकिस्तान टू हम्बनटोटा इन श्रीलंका। तो यहाँ पर हर जगह जो पाकिस्तान है जो चाइना है वो मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश करेगा। चाइना हैज एस्टैब्लिश अ प्रेजेंस एट की पॉइंट्स इन द इंडियन ओशन रीजन। यहाँ पर चाइना ने अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी पॉइंट्स पे बढ़ा दी है। तो यहाँ पे जो इंडिया की सिक्योरिटी है वो हर्ट होती है। खलीफा पोर्ट इंसिडेंट मेक्स इट क्लियर। तो खलीफा पोर्ट इंसिडेंट के बाद ये हमें पता चल गया है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो इंडिया के पास इतनी इकोनॉमिक माइट नहीं है जितनी यहाँ पर चाइना के पास है। तो इट मस्ट देयरफॉर यूज द लेवरेज एंड रिसोर्सेज इट हैज़ इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। तो हमें यहाँ पर अपने नेबरहुड के साथ कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वाड के मेंबर के साथ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है और हम कोशिश करें कि इंडियन ओशन रीजन और बियॉन्ड सिर्फ रूल्स बेस्ड ऑर्डर ही हो। तो इस आर्टिकल में आई होप आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि एक मिलिट्री बेस बना ले पोर्ट ऑफ खलीफा इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये बात यूनाइटेड अरब एमिरेट वालों को ही नहीं पता थी। फिर यहाँ पर USA ने बताया कि यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना रहा है। चाइना ने अपना पहला मिलिट्री बेस कहाँ बनाया, तो जिबूती में बनाया। बाकी जो बीजिंग है 20th सेंचुरी में बीजिंग नहीं चाहता था कि कोई भी फॉरेन मिलिट्री बेसिस बने, लेकिन जब चाइना की इकोनॉमिक माइट बढ़ी तो चाइना अपनी असर्टिवनेस दिखाने के लिए खुद ही यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने लग गया है। अब रिपोर्ट्स दैट ये आर्टिकल भी उसी बात पर है, अ बेस अवे फ्रॉम होम। रिपोर्ट्स दैट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्रिवेल्ड ऑन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू स्टॉप चाइना। तो यहाँ पर चाइना को रोक दिया गया है। यहाँ पर जो चाइना जो है एक सीक्रेटली मिलिट्री फैसिलिटी बना रहा था अबू धाबी पोर्ट पे। चाइनाज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग फॉरेन मिलिट्री बेसिस। अब चाइना पिछले एक डेकेड से फॉरेन मिलिट्री बेसिस को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने पहला अपना मिलिट्री बेस बनाया जिबूती इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका 2017। उसके बाद चाइना जो है दूसरा फॉरेन मिलिट्री बेस बना रहा है रियाम कंबोडिया में।
तो रियाम कंबोडिया तो चल रहा है, यूएसए ने बात की कंबोडिया से कि मत बनाने दो यहाँ पर चाइना को बेस, लेकिन जो कंबोडिया है वो फिर भी बना रहा है। तो वॉशिंगटन हाउएवर हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग कंबोडिया टू स्टॉप इट्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमें 2 बेसिस पता चल गए यहाँ पर जो चाइना ने बना रखे हैं। चाइना इज बाउंड टू गेट सूनर देन लेटर अ परमानेंट नेवल प्रेजेंस। अब धीरे धीरे क्या करेगा चाइना, इंडियन ओशन रीजन में अपनी एक परमानेंट नेवल प्रेजेंस बना लेगा। While Myanmar, Thailand, and Sri Lanka are candidates from the Bay of Bengal, there are many places to the west of India, including Namibia, Seychelles, Tanzania, and the UAE. तो यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका में तो कोशिश कर ही रहा है यहाँ पर चाइना मिलिट्री बेस बनाने की, लेकिन चाइना उसके साथ साथ यहाँ पर वेस्ट ऑफ इंडिया में भी मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान तो है ही चाइना का ऑल टाइम एलाय बन चुका है। अब पास्ट में जब कम्युनिस्ट चाइना था वो क्लेम करता था कि वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और यहाँ पर जो चाइना है वो अपनी पावर को दिखाना नहीं चाहता है कहीं फॉरेन मिलिट्री बेसिस बनाकर। और चाइना ने इसके बारे में कैंपेन भी किया था कि कोई भी यहाँ पर फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए एशिया में। तो हम देख रहे हैं 20वीं सेंचुरी में जो चाइना है बहुत ही डिफेंसिव पावर था, वो नहीं चाहता था कि कोई भी फॉरेन मिलिट्री बेसिस बने यहाँ पर एशिया में। चाइनीज़ प्रायोरिटी उस समय जो चाइना की प्रायोरिटी ये थी कि चाइना अपनी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को कंसोलिडेट करना चाहता था, तो उसे डर रहता था कि कहीं कोई एक्सटर्नल थ्रेट ना आ जाए जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी फॉरेन मिलिट्री बेस बनते थे तो चाइना उसके अगेंस्ट बोलता था। लेकिन जब यहाँ पर चाइना की इकोनॉमिक माइट बढ़ी तो चाइना की जो पॉलिसीज है फॉरेन मिलिट्री बेसिस को लेकर वो भी चेंज हो गई। तो चाइनाज एटीट्यूड टुवर्ड्स ओन फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस बिगन टू चेंज एज इट रोज रैपिडली टू बिकम अ ग्रेट पावर। तो मतलब बेसिकली चाइना अपने फायदे के अकॉर्डिंग सब काम करता है। जब चाइना को लगा कि फॉरेन मिलिट्री बेसिस जो है उसके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि उसको अभी अपना रिवॉल्यूशन जो है उसको कंसोलिडेट करना, अपने कंट्री को कंसोलिडेट करना, अपनी इकोनॉमिक माइट बढ़ानी है, तब तो उसने अगेंस्ट बात की कि नहीं फॉरेन मिलिट्री बेसिस नहीं होने चाहिए, उसके अगेंस्ट कैंपेन किया। लेकिन आज जो है आज ये चाइना के हक में बात करते हैं, फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो चाइना को ही फायदा दिलाएंगे, तो चाइना यहाँ पर खुद ही फॉरेन मिलिट्री बेसिस जो है बनाने की बात करता है। शुड चाइना एक्वायर फॉरेन मिलिट्री बेसिस टू सिक्योर इट्स रीजनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट। तो 2000 में ऐसा क्वेश्चन होने लग गया कि चाइना को फॉरेन मिलिट्री बेसिस बनाने चाहिए, तो चाइना ने ये सोचा हाँ बनाने चाहिए, तो चाइना द डिबेट वाज क्विकली क्लिंच्ड इन फेवर ऑफ सिक्योरिंग बेसिस। तो यहाँ पर जो चाइना है वो बेसिस को सिक्योर करने में लग गया। चाइना जो है वो फॉरेन बेसिस नहीं बोलता है, चाइना वेंट अबाउट कॉशियसली इन एस्टैब्लिशिंग फॉरेन बेसिस, क्योंकि चाइना को पता अगर हम मिलिट्री बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कंट्रीज वो पहले ही पीछे हटने लगेंगे मिलिट्री बेस सुनकर। तो इसीलिए जो चाइना है वो डुअल यूज फैसिलिटीज बोलता है। तो चाइनाज फोकस देयरफॉर वाज ऑन बिल्डिंग डुअल यूज फैसिलिटी। वैसे तो लगेगा कि सिविलियन पर्पस है, लेकिन उसको मिलिट्री के लिए भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना डुअल यूज विलेजेस बना रहा है, तो इन अबू धाबी द चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बिल्ड अ सिविलियन फैसिलिटी। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वहाँ पर भी चाइना ने यही बोला था कि हम यहाँ पर एक सिविलियन फैसिलिटी बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो यूएई की गवर्नमेंट उसको नहीं पता चल पाया कि चाइना कब यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने लगे। बट सैटेलाइट इमेजरी एंड अदर इंटेलिजेंस कन्विंस्ड यूएस पॉलिसी मेकर्स अबाउट चाइना सीक्रेट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मिलिट्री फैसिलिटी। लेकिन यूएस पॉलिसी मेकर्स ने यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी दिखाकर यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो चाइना है वो मिलिट्री फैसिलिटी बना रहा। आपको तो लग रहा है सिविलियन फैसिलिटी के लिए बना रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये मिलिट्री फैसिलिटी बना रहा है। अब इंडिया का क्या स्टैंड रहता है रिगार्डिंग फॉरेन मिलिट्री बेसिस। तो इवन एज इट सीक्स मिलिट्री बेसिस एंड फैसिलिटीज अराउंड द इंडो पैसिफिक, चाइना कंटिन्यूज टू कैंपेन अगेंस्ट। अब यहाँ पर जो चाइना वो खुद के फॉरेन मिलिट्री बेसिस बना रहा है, लेकिन अगर यूएस मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा तो चाइना उसके अगेंस्ट कैंपेन करेगा। तो एक्सपेंडिंग इट्स ओन मिलिट्री रीच व्हाइल ट्राइंग टू पुश अमेरिका आउट ऑफ इट्स फ्रंटियर। तो यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपनी मिलिट्री रीच तो बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो अमेरिका है उसकी रीच कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना चाहता है कि एशिया और उसके वाटर्स में यहाँ पर चाइना की ही प्राइमेसी रहे। माओ जेडोंग जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना को फाउंड किया था, saw the US military presence in Asia in the 1950s as part of the American effort to roll back its communist revolution। जब जब 1950s में यहाँ पर यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस थी एशिया में, तब माओ जेडोंग को लगता था कि ये जो है ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को रोल बैक करना चाहते हैं, इसीलिए उसके अगेंस्ट कैंपेन किया था कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन मिलिट्री बेस नहीं होना चाहिए। लेकिन 1970s में जब चाइना के रिलेशन यहाँ पर सोवियत यूनियन से खराब होने लगे, तब यहाँ पर लगा चाइना को ठीक है फॉरेन मिलिट्री बेस है ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो अमेरिका वाले हैं वैसे भी सोवियत यूनियन का अगेंस्ट है। तो बाई द 1970s चाइना सॉ द वैल्यू ऑफ यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन कंटेनिंग सोवियत सोशल इंपीरियलिज्म एंड लेटेंट जापानीज मिलिट्रिज्म। तो यहाँ पर 1970s में जब यहाँ पर यूएस से फॉरेन मिलिट्री बेस बना रहा था, तब यहाँ पर चाइना को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये पता था चाइना को कि यहाँ पर जो सोवियत यूनियन है उसके अगेंस्ट हम भी हैं और उसके अगेंस्ट यहाँ पर अमेरिका भी है। टुडे एज चाइनाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज इंप्रूव एंड इट्स पॉलिटिकल एम्बिशंस राइज, तो यहाँ पर चाइना के मिलिट्री कैपेबिलिटीज और पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ रहे हैं, तो बीजिंग जो है वो वापस से चाहता है कि अमेरिका को बाहर निकाल दिया जाए। तो हमें ये पता चल रहा है जो चाइना है वो फॉरेन मिलिट्री बेसिस को कभी सपोर्ट करता है, कभी रिजेक्ट करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग करता है कब उसे लगता है फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जहाँ पर इंडिया की पोजीशन की बात की जाती है तो इंडिया इसीलिए अपोज करता है क्योंकि इंडिया की ये आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है कि कोई फॉरेन बेसिस होना। तो अपोजिंग फॉरेन मिलिट्री बेसिस बिकेम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी। तो हमारी पॉलिसी नॉन अलाइंड की यही बात करती है कि कोई फॉरेन बेसिस नहीं होने चाहिए।
तो हमारे अकॉर्डिंग ये नहीं होता है कि हमें फ़ायदा हो रहा तो हम फॉरेन मिलिट्री बेस बनने देंगे, या हमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम फॉरेन मिलिट्री बेस नहीं बनने देंगे। हमारा ये आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि हम फॉरेन मिलिट्री बेस नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम नॉन अलाइनमेंट की प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं। हम चाइना के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। जो चाइना है वो अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रूल्स है उनको बदलता रहता है। Sorry. In fact, the absence of foreign military bases was long considered as the main criteria for admitting a nation to the non-aligned movement. तो इंडिया का आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि हम उन्हीं कंट्री को यहाँ पर नॉन अलाइंड मूवमेंट में इंक्लूड करते थे जो कि यहाँ पर फॉरेन मिलिट्री बेसिस के अगेंस्ट थे। दिल्ली बिगिन टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर मिलिट्री एक्सेस। तो यहाँ पर लेकिन हमें अब इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है वहाँ पर मिलिट्री एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ये जो चाइना है कहीं से भी मिलिट्री बेस बनाकर यहाँ पर अटैक कर सकता है। दिल्ली's efforts to secure access involved negotiating arrangements with friendly states in the Indian Ocean as well as developing deeper strategic partnership। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे आसपास की कंट्रीज उनके साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। यूएस और जो हमारे रीजनल एलाइज उनके साथ डीपर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होने की ज़रूरत है। चाइना की डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी और चाइना की इंटेंसिटी को तो मैच करना बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम में, लेकिन आगे हमारे लिए थ्रेट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रेडी रहना चाहिए। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर वर्ड पेज पर मुझे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखी नहीं। चाइना ने आसियान नेशंस को यही बोला है कि वो उनको बुली नहीं करेगा। तो बीजिंग वुड नॉट बुली इट्स स्मॉलर रीजनल नेबर्स अमिड राइजिंग टेंशन ओवर द साउथ चाइना सी। चाइना हैज़ लॉन्ग सॉट टू प्ले डाउन वरीज अबाउट इट्स एक्टिविटीज़ इन द साउथ चाइना सी। तो चाइना ने बोला कि साउथ चाइना सी में जो मेरी एक्टिविटीज़ उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं आसियान कंट्रीज़ को, और जो चाइना है वो इन कंट्रीज़ को बुली नहीं करेगा। और यहाँ पर चाइना ने रूल बेस्ड लॉ की बात की कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और यही चाइना जिसने 2016 में यहाँ पर जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की रूलिंग आई थी कि यहाँ पर चाइना का कोई मैरीटाइम क्लेम नहीं है साउथ चाइना सी को लेकर, चाइना ने उस रूलिंग को नहीं माना और आज चाइना बात कर रहा है कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। तो प्यू सर्वे ने एक सर्वे किया ये जानने के लिए कि व्हाट गिव्स पीपल मीनिंग टू लाइफ, कि क्या लगता है कि क्या है मीनिंग टू लाइफ, उनको क्या देता है। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी परसेंटेज बताई है। किसी को लगता है कि उनकी ज़िंदगी को जो मीनिंग है वो सिर्फ फैमिली और चिल्ड्रन देते हैं, ऑक्यूपेशन एंड करियर। तो खैर इंपॉर्टेंट, ये हमने देख लिया। बाकी यहाँ पर जो एमएसपी को लीगल मैंडेट बनाने की बात की जा रही है। फार्मर्स की प्रोटेस्ट में एक और डिमांड ये थी कि यहाँ पर जो एमएसपी उसको लीगैलिटी दे दी जाए, उसके लिए एक लॉ लेकर आया जाए। जो गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट लगभग 23 क्रॉप्स पे एमएसपी देती है। जो प्रोक्योरमेंट होता है देखा जाए तो सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स पे होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है स्टेट्स में। जैसे कुछ स्टेट में तो प्रोक्योरमेंट होता है, कुछ स्टेट में तो प्रोक्योरमेंट होता भी नहीं है। तो जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी हर साल अनाउंस करती है, लेकिन गवर्नमेंट किसी लॉ के द्वारा नहीं है, कि उसको यहाँ पर एमएसपी अनाउंस करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन, अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकती, लेकिन अगर एक बार लॉ आ गया तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो फोर्स होगी कि हर साल उसको एमएसपी अनाउंस करना ही पड़ेगा। तो लीगल मैंडेट की वजह से जो गवर्नमेंट है वो फोर्स्ड हो जाएगी कि हर साल उसको एमएसपी अनाउंस करना पड़ेगा, और हर साल हर फार्मर से जो भी यहाँ पर एमएसपी बेचना चाहता उससे खरीदना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट तो डिस्क्रिप्शन वाइज कुछ स्टेट से खरीद लेती, कुछ स्टेट से नहीं खरीदती, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर यहाँ पर लॉ आ जाता है रिगार्डिंग द एमएसपी। अब एमएसपी के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो एमएसपी के साथ ये प्रॉब्लम है, हम इतने डेकेड से यहाँ पर एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन उससे क्या अग्रेरियन डिस्ट्रेस सॉल्व हो गया? तो नहीं। अभी भी एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर अभी भी रिम्यूनरेटिव नहीं है, तो प्रॉब्लम्स उतनी ही है। तो एमएसपी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिमी कार्टर का, बिटवीन 1977 एंड 1981। तो उन्होंने ये बोला था कि हर 6 महीने के बाद 6 सेंट जो है मिल्क का प्राइस बढ़ जाएगा। अब इन प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए जो जिमी कार्टर है उन्होंने ये बोला कि अब मिल्क की डिमांड बढ़ाओ, और जब मिल्क की डिमांड बढ़ती गई तो उसके बाद इन्होंने बोला आप मिल्क से चीज़ बनाओ, और जितना चीज़ आप गवर्नमेंट को बेचना चाहते हो आप बेचते रहो, और हम यहाँ पर मिनिमम प्राइस पे खरीदते रहेंगे। तो कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंक्रीज द डिमांड फॉर मिल्क। इट चूज टू डू सो बाय ऑफरिंग टू बाय एज मच चीज एज एनीवन वुड सेल टू द गवर्नमेंट एट प्री डेजिग्नेटेड प्राइसेस। तो बेसिकली इन्होंने बोल दिया लोगों से कि आप यहाँ पर जितना चीज़ बेचना चाहते हो गवर्नमेंट खरीदती रहेगी। उसकी वजह से यहाँ पर जो मिल्क है, मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ती गई। तो मिल्क की प्रोडक्शन तो बढ़ती गई, लेकिन उतनी डिमांड तो मार्केट में थी नहीं, और गवर्नमेंट यहाँ पर चीज़ खरीदती गई। तो गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा चीज़ हो गए थे कि गवर्नमेंट के पास जगह ही नहीं थी उस चीज़ को रखने के लिए। बट द गवर्नमेंट डिड not know what to do with it. It ran out of space and had to rent several caves to store the cheese. फिर 1981 में ये जो कार्टर का डेयरी सपोर्ट प्रोग्राम है, लगभग इसको $2 बिलियन रुपए खर्च हो रहे थे टैक्स पेयर के इस प्रोग्राम को चलाने में, और इतना सारा गवर्नमेंट के पास अनयूटिलाइज चीज़ हो गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर रिजीम आई रोनाल्ड रीगन की। उन्होंने ये जो ऑटोमेटिक इंक्रीज इन प्राइसेस उसको बंद कराया। इसके अलावा जो भी चीज़ इनके पास इतने सारे पड़े तो उन्होंने फ्री में दे दिया लोगों को, और डेयरी फार्मर्स को बोला कि आप ये जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है इसको कम करो।
तो यही हो रहा है एमएसपी को लेकर। जो यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास इतने सारे स्टॉक्स हैं, जितनी बफर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उससे डबल द स्टॉक्स है, और कभी कभी तो जो स्टॉक्स हैं वो सिर्फ सड़ जाते हैं, पूरा अनाज सड़ जाता है। तो पॉसिबल वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट करने की जरूरत है, सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो जो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर में यूथ इंगेज है वो बेसिकली दूसरे सेक्टर्स में यहाँ पर जाए, डाइवर्ट हो, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ 17% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ पर 55% पॉपुलेशन लगी हुई है। तो इस पॉपुलेशन को दूसरे एरिया में डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये जो फार्म डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो प्लमेट हो गया। अब उसके कुछ रीजंस दिए हैं। पहला रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सेंटर है उसने फार्म लॉस को रिवील करने की बात की है। दूसरा ये रिलायंस और सऊदी अरामको की कोई डील होने वाली थी, तो वो डील शायद कैंसिल हो रही है क्योंकि इसको री एवेल्युएट करने की बात की जा रही है। तीसरी बात, यहाँ पर जो पेटीएम है उसका आईपीओ फेल हो गया। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो यूरोप और यूएस है वहाँ पर वापस से रिसर्जेंस हो रहा है कोरोना वायरस का। यहाँ पर जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने मंडे को फिर से फेडरल के जो इससे पहले चेयरमैन थे फेडरल रिजर्व के, उनको वापस से बना दिया गया है, जेरेमो पोवेल, फॉर अ सेकंड 4 ईयर टर्म। तो इनको वापस से आगे का 4 ईयर टर्म मिल गया है। आगे चलते हैं। जो पीएमसी बैंक है उसको यहाँ पर मर्ज किया जा रहा है, एमलगमेट किया जा रहा है विद द यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फ्रॉड हिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक एंड दिल्ली बेस्ड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इन दोनों को एमलगमेट किया जा रहा है। बाकी सर्वे किया जाएगा डोमेस्टिक वर्कर्स, तो ये कौन करेगा? तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑन मंडे लॉन्च द फील्ड वर्क फॉर द ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स कर रहा है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। इससे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट को गेज करने के लिए एक सर्वे हुआ था जिसका नाम था ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे टू गेज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको आज की न्यूज़ पेपर समझ आया हो। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।